थे वही जो हम लोग कहते करते और सुनते चले आ रहे हैं। ठीक है कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल नीट JEE की कोचिंग कराते हैं। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आगे हम लोग उसके बाद के टॉपिक करने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है जो हम लोग करने जाएंगे उसका मैं हेडिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रखा है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप inside a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. ये हेडिंग देती है आप लोगों ने। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक लूप है और उस लूप से करंट जा रहा है, तो उस पर लगेगा फोर्स, लेकिन यहाँ पे लगेगा टॉर्क। तो जानते क्या होता है टॉर्क, अभी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं बनाता हूँ एक सिंपल सा डायग्राम कंसेप्ट को समझने के लिए। आगे चले हम लोग। क्या बताया था कि जब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट दिखाना होता है तो क्रॉस से दिखाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इनवर्ट दिखाते ऐसे, तो ये क्रॉस से दिखाते हैं हम लोग। अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो डॉट से दिखाते हैं ऐसे। कितनी बात में? तो एक तो हमारा ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। लेकिन एक होता है हमारा पोलैरिटी, उसके हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसे करते हैं हम लोग? ये हम लोग हॉर्सशू मैग्नेट लेते हैं। ये हमारा एक पोल है, ये इसकी तरफ नॉर्थ है ये, ठीक है ना, ये यहाँ से नॉर्थ है ये, और इधर ये साउथ है, ये साउथ हो गया इसका। कितनी बात सुनी? आगे चले पीछे चले। ये नॉर्थ से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा और साउथ में इंटर करेगा। कितनी बात सुन रही? अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो ये विजुअलाइज करिए कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे नॉर्थ से निकल के साउथ में ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, आगे बोला क्या कि अगर हम लोग इसके अंदर एक कॉइल लेते हैं इस तरह से, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, और यहाँ से हम लोग करंट दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा एक सिंपल सा डायग्राम हो जाता है टॉर्क को समझने के लिए। क्या बताया कि जैसे एक हमारा ये की है, ठीक है ना, की को जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये बैटरी से एक करंट चलने लगता है, आई करंट। ये आई करंट जो है ना इससे जाने लगता है, आई करंट। ये आई करंट इससे जाते हुए इधर से जाएगा, फिर इधर से होते हुए इधर से आएगा, और फिर ये दोबारा सर्किट को कंप्लीट कर देगा। कितनी बात सुनी? तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है जो बैटरी से निकल के और रेक्टेंगुलर लूप से होता हुआ ये आ जाता है। कितनी बात सुन में? ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। कितनी बात में? ये हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है। ये नॉर्थ से निकल के ये
साउथ में जा रही है। ये है हमारा। कितनी बात समझ में आ रही? बात समझ में है? साथ भाई आ रहा है कुछ समझ में? साहिल आज तो बड़े खामोश दिख रहे हो, तुम शरीफ दिखने लगे। ओ माय गॉड, बड़ा शरीफ बच्चा ये, लेकिन वैसे भी आगे चलते हम लोग, ठीक है ना। क्या बताया कि यहाँ से जब करंट चलेगा तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ पूरी तरह से, फिर मैं लिखूँगा इसको। आप लोग बना लिए या मैं टाइम दूँ लिखने के लिए, बनाने के लिए? क्या दे रखा है इसके बाद? यहाँ देखिए, ये जो कॉइल है, जो पार्ट है, ए बी आर्म है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ए बी आर्म जो है, इसमें करंट जो है ना ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे विजुअलाइज करें तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है जो नॉर्थ से निकल के जा रहा है ऐसे, ठीक है। और ये जो है ये कॉइल है इसमें इस तरह से, तो ये करंट कैरिंग ए बी है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर है और करंट ऊपर जा रहा है ये वाला लाइन से, तो दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब ये करंट जा रहा होगा इसमें, तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एससी और एस्टेट ने कहा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। जब इंटरैक्ट करेंगे तो एक तरह का फोर्स लगाएंगे। जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड, जो फोर्स जो होगा उसका जो वैल्यू होगा वो मैं लिख के दिखाता हूँ। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, जो जनरल फार्मूला है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर inside a magnetic field, inside a magnetic field क्या दे रखा? फोर्स इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ये हम लोगों ने पीछे टॉपिक में किया है, ठीक है ना। BIL साइन थीटा। बी है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट होता है टेस्ला। आई है करंट, यूनिट होता है एम्पियर। एल है लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट होता है मीटर। और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, ट्रिग्मेटिकल टर्म में इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि साइन का जो टर्म है दो साइड का रेशियो होता है। जैसे साइन होता परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो जब कोई दो टर्म का सेम टर्म का रेशियो लेते हैं तो उसमें कोई यूनिट नहीं होता। आगे चले हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि थीटा 90 डिग्री है। कितना ये थीटा? हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एफ इज फोर्स इज मैक्सिमम, और ये वैल्यू क्या है? साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? BIL साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो BIL। तो फोर्स जो मैक्सिमम लगता है वो BIL के बराबर होता है। ये इक्वेशन 1 कर लिया। इतना हमारा फोर्स लगता है इस वायर पे, AB वायर पे। आगे चले हम लोग। अब क्या बताया कि जो फोर्स लग रहा है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन अगर हम पता करना चाहें कि फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे फोर्स का डायरेक्शन? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ऐसे
फर्स्ट फिंगर फील्ड, तो फील्ड को हमने ऐसे कर दिया क्योंकि फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, तो फील्ड को ऐसे कर दिया। ए बी करंट, करंट जो है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट को ऊपर कर दिया ऐसे हमने। तो ये हो गया फील्ड, ये हो गया करंट। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना आपको? ओके ओके। तो ये थोड़ा मैं ऊपर कर लूँ, तो ये फील्ड है, ये करंट है। तो फोर्स थंब का जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा? इस वायर पे, इस वायर पे एक फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो। तो इसका डायरेक्शन को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है, इनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी बात सुनाई? लेफ्ट हैंड लो, ले लिए। अब फील्ड को इधर करो, फर्स्ट फिंगर फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर करो पहले ऐसे, ओके ऐसे करो फील्ड। हाँ, करंट को ऊपर करो ऐसे, अरे ऊपर करो, ऊपर कहाँ से हो गया तुम पहले? हाँ ऐसे, ठीक है ना। और ये थंब जो जिधर डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स इनवर्ड हो गया, ये इनवर्ड काम कर रहा है यानी अंदर की तरफ। आगे चले हम लोग, तो इस वाले वायर पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है। आगे जाएंगे तो यही करंट C2D नीचे की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। तो इस वाले वायर पे C एंड D वायर पे फोर्स जो लग रहा होगा किधर लगेगा वो हम अभी बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले मैं इसको लिख के दिखाता हूँ। F मैक्सिमम BIL, ठीक है, F मैक्सिमम। तो क्या बताया कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन AB करंट कैरिंग वायर AB, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर AB is inward, is inward, inward, ठीक है, इनवर्ड। कितनी बात सुनी? आगे चले हम लोग। ये है इस वाले वायर पे इनवर्ड फोर्स लग रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, CD पे देखते हैं हम लोग, CD वाले पे। ये तो हमने डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो इतना है BIL, और ये है डायरेक्शन इनवर्ड AB पे, AB वायर पे। अब क्या बताया कि CD जो है इसमें जो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। तो इस CD पे फोर्स इतना ही लगेगा क्योंकि इसमें भी एंगल 90 का है। कैसे? ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया लेफ्ट टू राइट, करंट का डायरेक्शन नीचे है ऐसे, तो फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये पर सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना? 90, साइन 90 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इसमें भी वही लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं क्या है? तो मैग्नीट्यूड है वो तो उतना ही आ रहा है, मगर डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा, डायरेक्शन आउटवर्ड आएगा। तो क्या लिखते हैं इसको? ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड of force on CD, on wire CD is equal to BIL, BIL इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा, और फोर्स इज इक्वल टू BIL, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना हो जाएगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। द डायरेक्शन इज आउटवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है ना। मैं इस आउटवर्ड को दिखा रहा हूँ, कितनी बात सुनी? आउटवर्ड जो है ना इस पे इधर से लगेगा ऐसे, F, कितनी बात सुन में? यानी AB पे जो फोर्स लग रहा है वो BIL है, डायरेक्शन इनवर्ड है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। CD पे फोर्स जो लग रहा है BIL, सेम मैग्नीट्यूड का, मगर डायरेक्शन उसका अपोजिट है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्या बताते हैं कि जब एक ही बॉडी पे टू इक्वल अपोजिट फोर्स acts on different position, then the body rotates
ऑन इट्स एक्सिस। जब एक बॉडी पे दो इक्वल अपोजिट फोर्स अलग अलग जगह पे एक्ट करता है तो वो बॉडी मूव नहीं करता और रोटेट करता अपने एक्सिस पे। कितनी बात समझ में? जैसे हम लोग मान लेते हैं ये कि ये एक हमारा पेपर है, ठीक है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में और एक फोर्स लगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, ऐसे घूमने लगेगा ये, ठीक है ना, फिर ये ऐसे घूमने लगेगा, फिर ऐसे घूमने लगेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है ना। अब ये आप लोग देख रहे हो, सोचो ये क्या है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। कुछ समझ में बात आई? ओके, समझाएंगे इसे भी। तो क्या समझ में आया कि जब आगे चलते हम लोग, इसे यहाँ तक समझ में आ गया, इसे मिटा देता हूँ और अगली बात को मैं बताता हूँ क्या है ये इनवर्ड आउटवर्ड तो मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया है और समझा भी दिया। अब आगे हम लोग करते हैं इसको, ये हेडिंग को भी मिटा लेते हैं, ये आगे चलता रहेगा, हेडिंग तो लिखा ही गया। क्या बताया? टॉर्क। टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? टॉर्क व्हेन टू इक्वल opposite force, two equal opposite force acts on the same body but different position, then the body rotates on its एक्सिस, ठीक है ना, ये रोटेट करता है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये बॉडी हमारा, यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लगा, यहाँ पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, कितनी बात सुनी? तो इसकी वजह से ये बॉडी रोटेट करेगा इस एक्सिस पे। अगर हम लोग यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ये। कितनी बात समझ भाई? आगे चले हम लोग, इन दोनों का क्या होगा? ये जो B2C और D2A है, इन पे क्या हो रहा होगा? तो इनका भी देख लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और B2C जो वायर है उसमें जो करंट जा रहा है B से C की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल होगा 0। और जब अगर फोर्स निकालना चाहेंगे तो BIL साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0, और फिर 0 से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, तो उस पर जो फोर्स लगता है 0 लगता है BC पे। DA पे क्या होगा? फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और करंट का जो करंट का डायरेक्शन है इधर उल्टा, तो एंगल कितना 180, साइन 180 का वैल्यू भी 0, फिर 0 हो जाता है। यानी कि BC एंड DA पे जो फोर्स लगेगा वो एंगल के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, BC एंड DA पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। जो नेट फोर्स लग रहा है वो AB और CD पे लग रहा है, और मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, और उस डायरेक्शन की वजह से बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। रोटेशन तो जानते ही होंगे, ठीक है। कहाँ से आवाज़ निकाल रहे तुम? ठीक है, शायद तुम्हारी आवाज़ बहुत जगह से निकलती है, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? तो हम क्या बता रहे थे, ये क्या बताया था आपने? अरे क्या हुआ इसमें? हंसने वाली कौन सी बात है? उसने थोड़ा चटकीले बजाया है, आदत होती है बच्चों की, ठीक है।
तो बजा लिया हमने, ही बता दिया। ओके, हम क्या बता रहे थे, मैं भूल गया तुम्हारे चक्कर में। हाँ, रोटेशन तो जानते होंगे आप लोग। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसे आप जानते हो कि ये रोटेट कर रहा है, कौन सा एग्जाम्पल बताएंगे? अच्छा, अर्थ रोटेट कर रहा है, बिल्कुल सही। आपने देखा है कभी अर्थ को रोटेट करते हुए? ठीक है ना। हाँ, देख तो ये पंखा देखा हमने, ये पंखा जो है ना रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, अपने एक्सिस पे घूमते रहता है। तो ये एक कॉमन एग्जांपल बोल सकते हैं। वैसे अर्थ भी रोटेट करता है, लेकिन हमने देखा नहीं है वो। एक जब हम दूसरे इस प्लेनेट से हट के दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे, या बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जिससे हम कहते हैं कि अर्थ भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। जैसे दिन रात होना रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, कि दिन रात हो रहे हैं तो सुबह शाम होती है, तो इसे बताते हैं कि वो जो सूरज के सामने आता पार्ट वहाँ दिन हो जाते हैं, जहाँ बैक हो जाता है वो रात हो जाते हैं, और इस तरह से रोटेशन चलते रहता है। तो अर्थ भी रोटेट करता, नो प्रॉब्लम, ये सही है, लेकिन हम लोग देखा नहीं है। आगे चले, हम लोग कितनी बात समझ में आई? तो ये जो है ना टॉर्क, ये ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क को टॉ से दिखाते हैं, ठीक है ना। टॉर्क को टॉ इस तरह से दिखाते हैं। क्या है फॉर्मूला इसका? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, बिटवीन टू एंड्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। देखता हूँ लिटरेचर में क्या कहा है। एटा सो ना कोफिश होगा, क्योंकि किताब देखने गए थे ना, किताब में देख रहे थे ना। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं। तो ये जो फोर्स है, फोर्स का तो वैल्यू जानते हैं हम लोग, BIL, ठीक है ना। BIL फोर्स होता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो निकालने जा रहे हैं। साहिल तुम जाके बंद कर दो, तुम ऐसे ऐसे करो, तुम्हें पता है कि पंखा बंद करना है, 3 पंखा कैसे चलेंगे, रोज़ पता है, फिर भी वो कर रहा है। आगे चले हम लोग, ये जो फोर्स लगेगा तो आप क्या करना है, उसको एक समझ लेते हैं, ज़रा सा इसको उसे समझ लेते हैं हम। कहाँ गया कागज़? वो समझाने के लिए वो ज़रूरी है, ये है, ठीक है ना। जैसे ये हमारा बिल्कुल रेक्टेंगल है, बिल्कुल ऐसे ये करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था। अब अगर ये हमारा ये जो है ना 2 एंड है, ये 2 एंड है, जब हमें फोर्स लगेगा टॉर्क, तो ये इनवर्ड लगा, यहाँ पे आउटवर्ड, तो ये थोड़ा सा तिरछा हो गया ऐसे, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था, मान लो ये लेंथ था, तो ये ब्रेथ था, ये लेंथ था इसका, तो ये ब्रेथ था इसका। लेकिन अब अगर हम लोग थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ऐसे काउंट करेंगे। अब मैं बना के दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये जो था हमारा दिख रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल था, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल था ये। जैसे ये B2C है हमारा, ठीक है ना, और ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक। जब ये हम पे टॉर्क लगेगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये जो है ना थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा तिरछा सा, ये ऐसे आ जाएगा, ये अंदर जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा। अब इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हमारा ये ले लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो है ना एंगल थीटा बन गया, ठीक है। कितनी बात में ये थीटा बन गया, हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 90 हो गया, और ये जो है ये ब्रेथ है, और यहाँ पे जो था ये B है, ये C है, ये A है, ये D है, हमने ये एक नया नाम ले लिया E, ठीक है ना, इस तरह से तिरछा की वजह से। अब हमें CE परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों एंड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस CE है। कितनी बात? अब C जब निकालेंगे तो हम लोग ये एंगल दे रखा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा।
तो परपेंडिकुलर यानी कि CE अपॉन BC परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ठीक है ना। और CE जो होगा BC साइन थीटा, और CE जो होगा BC का वैल्यू जो है ना BC ये B के बराबर है, B साइन थीटा। कितनी बात सुन में, कितनी बात सुन। तो जो जब थोड़ा सा जब टॉर्क लगेगा तो वो जो रेक्टेंगुलर प्लेट है वो रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा B साइन थीटा के बराबर होगा। आगे चले हम लोग, अब इसी को हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स के जगह पे डालेंगे। तो फोर्स का वैल्यू कितना था, BIL, ये तो मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू था, और ये B साइन थीटा ये हम लोगों ने ले लिया। कितनी बात समझ में, और ये आ जाएगा BIA साइन थीटा। कितनी बात समझ में, ये ए कैसे निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया, ये ए है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, क्योंकि ये लेंथ ऑफ द कॉइल है और ये ब्रेथ ऑफ द कॉइल है, मल्टीप्लाइंग द एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क का जो वैल्यू आएगा BIA साइन थीटा। ये जो साइन थीटा है ये वो थीटा नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का एंगल है, ये थीटा वो है कि वो जो रेक्टेंगुलर प्लेट जो है टॉर्क लगने के बाद कितने एंगल को वो घुमा है। कितनी बात में, टॉर्क लगने के बाद वो कितना एंगल रोटेट किया, ये वो थीटा है। थीटा से चाहे थीटा से या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीटा लगा ले, ऐसा भी कर सकते हैं, बीटा भी बना सकते हैं। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, ठीक है ना। इसे नोट कर लिए तो फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसके आगे। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हमारा टॉर्क हो गया, लेकिन ये एक लूप था, ये एक वायर का लूप है, सिंगल वायर का लूप है। अगर हम चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टॉर्क लगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। जितना हम करंट बैटरी से दे रहे हैं वही करंट होगा। जो मेजरमेंट है, डायमेंशन है रेक्टेंगल कॉइल का, वो भी उतना ही रहेगा। एक चीज़ सिर्फ बदल सकता है, वो क्या चीज़ है कि इस कॉइल को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे। जैसे ये एक है तो ऐसी अनेक कर देते हैं, 1 2 3, ऐसे नंबर्स ऑफ टाइम्स इसको यहाँ पे कॉइल को बढ़ा देते हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से टोटल करंट बढ़ जाएगा, और जब टोटल करंट बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। तो टॉर्क जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। सो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, इधर से मैं मिटा दूं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स for n number of turns the torque is given as tau is equal to NBIA sin। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये थीटा कर बीटा कर लेते हैं, इसको हम लोग बीटा कर लेते हैं। जानते हैं क्यों हम बीटा कर रहे हैं, क्योंकि थीटा हम लोग ऑलरेडी पहले यूज़ कर चुके हैं। हम लोग थीटा हम लोग ऑलरेडी पहले BIL साइन थीटा यूज़ कर चुके हैं। तो ये जो एंगल है साइन थीटा, अब टॉर्क लगने के बाद मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कितना वो रोटेट किया है, वो एंगल है बीटा। बीटा से दिखाते हैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, थीटा एंड बीटा। थीटा जो है वो अलग एंगल था, बीटा अलग एंगल है। कितनी बात सुन में, आगे चलते हैं। टॉर्क जो है ना, एक टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना हो रहा है, लेकिन टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग टॉर्क को वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, वो दिखा रहे हैं। देखो टॉर्क तो टॉर्क है, और ये NIA साइन बीटा हमने थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं। NIA को एक साथ कर लिया ऐसे, और इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल m B साइन बीटा।
स्मॉल m जो है कैपिटल N I A के बराबर है, और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m से दिखाते हैं। स्मॉल m NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, A एरिया ऑफ द कॉइल, सबको मिलाते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इधर से मैं मिटा दूँ थोड़ा सा, आप लोग तो जो समझदार हो समझ रहे हो, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हो, आज समझ साथ लाए हो, नहीं तो आमतौर पे भूल ही जाते हैं समझ को लाना। घर पे समझ रह जाता है, बच्चा कोचिंग में आ जाता है। आगे चले हम लोग। अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को, टॉर्क को अगर हम लोग वेक्टर के टर्म में दिखाना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट क्यों ले लिया? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो साइन आता है एंगल, और डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस आता है। तो यहाँ साइन है तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। और ये मैग्नेटिक मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उन दोनों का रिजल्टेंट जो टॉर्क है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कितनी बात समझ में आई? तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से दिखाते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक। ये जब इस पर टॉर्क लगेगा, ये जो प्रिंसिपल जो रूल्स है, टॉर्क लगेगा, इसका टॉर्क जो लगेगा तो ये टॉर्क की वजह से ये क्या होगा, ये कॉइल रोटेट करने लगा ऐसे ऐसे, और जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो इससे अटैच कोई भी बॉडी हो वो सभी रोटेट करने लगते हैं। ठीक है। तो यही जो है ना प्रिंसिपल ऑफ मोटर कहलाता है। मोटर को कैसे डिफाइन करते हैं? मोटर, ठीक है, मोटर को डिफाइन करते हैं अ डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy is called motor। ठीक है ना। तो ये हमारा मोटर हो गया। हमारा ये मोटर का प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये मोटर काम करता है। यहाँ से हम लोग करंट की सप्लाई देते हैं, इस करंट की वजह से ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो इससे अटैच कोई भी बॉडी है सब रोटेट करता है। ठीक है। और जब वो सारे बॉडी रोटेट करते हैं तो आपका जो काम है, मैकेनिकल वर्क है, वो हो रहा है। तो ये हमारा हो गया, जो टॉपिक का नाम दिया था, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग लूप अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं, टॉर्क लगता है। और टॉर्क का ये रिलेशन आ गया NIAB साइन बीटा है, NIAB साइन थीटा। A है एरिया ऑफ द कॉइल, B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये दे रखा है इसको। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। ठीक है। गेट पे उधर आने दो। स्पेशल केसेस में बताने जा रहे हैं हम लोग। इसके जो स्पेशल केसेस है क्या क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है इसको हम लोग मिटा देते हैं और इसके बाद देखते हैं स्पेशल केसेस को। क्या दे रखा हमारा, टॉर्क इज इक्वल टू BIAB साइन बीटा। ठीक है ना। ये जो एंगल है बीटा, अगर वेन स्पेशल केसेस ले रहे हैं, पहला दे रखा वेन बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रोटेट करके रहेगा। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इधर से लेफ़्ट टू राइट यहाँ है ना ये, और हम लोग क्या किया, ये करंट इधर जा रहा है तो फील्ड तो इधर है,
करंट का डायरेक्शन इधर था, ऐसे ऊपर की तरफ, लेकिन अब फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन जब इस पर टॉर्क लगेगा तो ये जो है ना घूम जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो करंट का जो ये जो कॉइल है ना, ये भी घूम के उधर हो जाएगा, ठीक। तो जब घूम के उधर ही हो जाएगा तो ये जो है उधर की तरफ चला जाएगा, तो इसका एंगल 0 होने लगेगा, ठीक है ना। और जब 0 हो जाएगा तो इस पर जो नेट टॉर्क लगेगा बीटा 0 आ जाएगा, तो नेट टॉर्क जो लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा केस ले रखा, व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, IAB, NIAB, हाँ एन छूट गया, एन की जगह पे बी लिखा, NIAB है ये निब, ठीक है ना। आगे चले, अगर बीटा वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो ये वाला 90 मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क इज मैक्सिमम, और वैल्यू कितना आ जाएगा NIAB, ये मैक्सिमम आ जाएगा ये, ठीक है। इसमें जो मेन जो चेंज कर सकते हैं हम लोग वो है नंबर ऑफ टर्न्स, बाकी ये सब जो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चेंज नहीं होते जल्दी, जो एक बार सप्लाई जैसे करंट है, करंट ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा करंट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट होने लगता है, हीटिंग होगा तो कॉइल बर्न कर जाता है उसका, ठीक है ना। तो जैसे बोलते हैं ना पंखे का कॉइल फूक गया तो फूक जाता है, ठीक है ना। और एरिया भी बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि अगर एरिया करेंगे बड़ा तो डिवाइस बड़ा साइज़ का हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो अपना एक है, वो जो परमानेंट मैग्नेट लगता है, वो जो ये मैग्नेट लगा है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है, और परमानेंट मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ होता है फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये दे रखा हमारा कुछ स्पेशल केसेस इसके टॉर्क के। आगे दे रखा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर है क्या चीज़, और उसके बाद फिर उसके क्या क्या हम लोग बनाते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस में उसका यूज़ करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर, आगे चलते हम लोग, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये हम थोड़ा सा इसका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस है, अ डिवाइस विच इज़ वेरी सेंसिटिव टू पोटेंशियल और करंट, दोनों में से किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव है पोटेंशियल डिफरेंस का भी या पोटेंशियल का भी, और ये बहुत सेंसिटिव होता है करंट का भी। यानी जो हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं जो पोटेंशियल नापता है या पोटेंशियल को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, या जो एमीटर बनाते हैं हम लोग, वो दोनों ही डिवाइस गैल्वेनोमीटर से बनता है। यानी उसका ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है वो गैल्वेनोमीटर है, उसी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि एक वोल्ट मीटर बन जाता है और दूसरा जो है एमीटर बन जाता है। तो उन दोनों में किस तरह का अरेंजमेंट होता है कि वो वोल्ट मीटर हो जाता है, वो अमीटर हो जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस ऑफ पोटेंशियल और करंट। ये हम लोग लिख लेते हैं ज़रा सा, a very sensitive device of potential और करंट। पोटेंशियल का या करंट दोनों में से किसी के लिए भी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर क्या, कैसे हम लोग जितना उसकी सेंसिटिव होता है उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। क्या मतलब हुआ सेंसिटिविटी का? द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल और करंट। या तो पोटेंशियल के लिए लेते हैं तो थोड़ा सा पोटेंशियल चेंज करे अगर सोर्स का,
तो कितना डिवीज़न डिफ्लेक्शन होता है गैल्वेनोमीटर में। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। अगर ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा सेंसिटिव है और कम करेगा तो कम सेंसिटिव है। क्या मतलब हुआ वो मैं दिखा रहा हूँ। बोला गया कि हम लोग गैल्वेनोमीटर जब बनाते हैं तो एक जो मैग्नेट लगाते हैं वो हॉर्सशू मैग्नेट तो ऐसा लगता है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट मैग्नेट लगाते हैं, पूरा कवर्ड मैग्नेट लगाते हैं। जैसे ये जो मैग्नेट है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से ले लेते हैं और ये इसका सेंटर है ये, ठीक है। और इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो डिवाइस है, जो यहाँ पे इसका इंडिकेटर, जैसे हम लोग ऐसे इंडिकेटर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा जगह बना लेते हैं डिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, इसको डिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए। और ये एक हमारा इंडिकेटर है, ऐसा इंडिकेटर बोर्ड है। जैसे हम लोग बाइक में देखते हैं टू व्हीलर्स में कि गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है तो उस पर पूरा नंबर लगे होते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ नंबर लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा नंबर लिखे होते हैं। जहाँ पे चल रहा था तो बोलते हैं इतना स्पीड से चल रही गाड़ी, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इसको, इसमें से करंट पास करेंगे, इस वायर से, इस वायर से करंट पास करेंगे, ये एक तरह का वायर है, इससे करंट यानी कि गाड़ी को स्टार्ट करें या किसी भी सोर्स या पोटेंशियल दे, तो ये जो करंट आएगा इसमें, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये जो मैग्नेट है, ये ऑलरेडी एक मैग्नेट है, जो हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे लगाते थे हम लोग, वो ये इस तरह का मैग्नेट है। और इसका, इस मैग्नेट और इस करंट की वजह से जो मैग्नेट बनेगा वो इंटरेक्ट करेंगे और उस इंटरेक्शन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से ये जो है फ्री निडल है, ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो पता चला ये यहाँ चला गया, अभी फोर्स लगने की वजह से वो यहाँ डिफ्लेक्ट होके चला गया, ये फ्री एंड है इसमें। तो जब ये यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया तो हमने कितना यहाँ से पोटेंशियल या करंट दिया था और उसके रिस्पॉन्स में कितना ये डिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये इसकी सेंसिटिविटी होती है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो पूरा एक पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, कवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ऐसा इसलिए लगाते हैं कि जो अभी अभी हम लोगों ने कॉइल वाला लगाया था, रेक्टेंगुलर कॉइल का, तो उसमें हम लोग जब ट्विस्ट करता है तो उसका एक एंगल आता है, टॉर्क लगने की वजह से ट्विस्ट करता है, घूमता है, तो उसमें एंगल बीटा आता है। तो वो बीटा की वजह से उसका वैल्यू हमें चाहिए, बीटा कितना वैल्यू है। तो इसको ऐसा बनाया गया, जैसे ये मैग्नेट बनाया गया कि मान लो अगर वो रेक्टेंगुलर, ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर थोड़ा सा भी वो घूम जाता है ऐसे, जैसे पहले ऐसे बिल्कुल रेक्टेंगल था, ऐसे ये बीच में है तो 90 डिग्री पे है, और अगर वो घूम गया थोड़ा सा, जैसे टिल्ट हो गया ऐसे, मैं इस डिज़ाइन से दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड पे, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड था, ये 90 पे है। अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, तो टिल्ट होने के बाद ये तिरछा हो गया, नहीं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पूरा घेर के रखा है, पूरा ऐसे घेर के रखा है। अब ये टिल्ट भी करेगा तो यहाँ से परपेंडिकुलर रहेगा, यानी अभी भी ये परपेंडिकुलर ही है, ये यहाँ होगा तब भी ये परपेंडिकुलर है। तो पूरे को इसको घेर कर आर्क लाइक पूरा कवर्ड करके रखता है, पूरा कवर्ड, यानी ये कितना भी टिल्ट करे रहेगा हमेशा परपेंडिकुलर ही। परपेंडिकुलर होने से क्या बेनिफिट है कि वो जो बीटा एंगल हम लोगों ने यूज़ करते हैं, उस एंगल का कोई एप्लीकेशन नहीं रह जाता, मतलब उसका वो ज़ीरो करता है, 90, ज़ीरो नहीं 90 करता रहता है। और जब बीटा 90 होता रहेगा तो हमेशा ही एक मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। क्या समझ में आया? तो गैल्वेनोमीटर क्या बताया कि एक डिवाइस है, वेन एवर पोटेंशियल और करंट इज पासेज थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, द इंडिकेटर डिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन, द नंबर ऑफ डिवीजन डिफ्लेक्टर्स, कितना नंबर ऑफ डिवीजन डिफ्लेक्ट कर गया, when the small amount of potential or current is changed. This indicate the sensitivity of the galvanometer. ठीक है ना। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी बोल दो असर ही नहीं होता, वो थेथर हो जाते हैं, यू नो, थेथर, कुछ भी बोल दो तब भी उनको असर नहीं होता। और कुछ वैसे अच्छे, थोड़ा सा भी कोई थोड़ा नॉर्मल बात करो या कुछ थोड़ा सा ऐसे बात कर लो, क्लास में रोने लगते, घर पे जाकर शिकायत करते, आज माँ सब ने ऐसा कह दिया सर ने मुझे, और उसके माँ बाप से मेरे बच्चे को ज़रा सा ध्यान से, मेरा बच्चा बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। कितनी बात सुन में आई। तो फिर जो टीचर होता है फिर उस बच्चे से कभी बात ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, कुछ बोल दो कुछ समझ लेता है,
और कुछ समझ के कुछ जाए कह देता है, और कुछ बदलते बदलते इतना कुछ बदल जाता है कि फिर बोलने का मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, तो कितनी बात समझ में, वो मैं कह रहा हूँ क्या, अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस ऑफ पोटेंशियल और करंट, ठीक है, व्हेन अ स्मॉल चेंज in potential or current is apply the galvanometer, the number of deflection of galvanometer is the indicator of its sensitivity। ठीक है ना, कितना ये डिफ्लेक्ट करता है। अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल या करंट चेंज करते हैं तो कितना नंबर ऑफ डिवीज़न चेंज होता है उसके निडल पे, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। कितनी बात में, कल हम लोग इसके आगे का डायग्राम और पूरा रिलेशन को डराइव करेंगे, बताएंगे। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो वही करिए जो करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और अगर हो सके तो कंस्ट्रक्टिव सजेस्टिव, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों को फ़ायदा पहुंच सके, उस तरह के कमेंट्स या सजेशन लिख सकते हैं। ओके।